लश्कर आतंकी अबू दुजाना को सेना ने घेरा और उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया था। फोन पर दुजाना के साथ पूरी बातचीत आज सामने आई है, तो इस पर विस्तार से रिपोर्ट कुछ ही पलों में। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर। से पहले कुछ अहम खबरें। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज ये जानकारी दी है कि शरद यादव 8 अगस्त को पटना आ रहे हैं। ऐसे में अगर पटना में लालू और शरद की मुलाकात होती है तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश और शरद के साथ रहने की संभावना खत्म हो गई है। नीतीश के बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाने से नाराज शरद यादव ने समान विचारधारा वाले दलों की एक बैठक 17 अगस्त को बुलाई है। ये बैठक 19 अगस्त को जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से 2 दिन पहले बुलाई गई है। अगर लालू यादव और शरद यादव एक बार फिर साथ आते हैं तो ऐसा 20 साल बाद होगा। तो कांग्रेस नेता कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डी.के. शिव कुमार के कुछ ठिकानों पर आज भी तलाशी जारी रही। दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव में उनके घर के अलावा कुछ और जगहों पर भी तलाशी हुई है। छापों में बेनामी संपत्ति का भी पता चला है। मैसूर, बेंगलुरु की संपत्ति उनके रिश्तेदारों के नाम पर बताई जा रही है। उनके घर से बरामद रकम 11 करोड़ 44 लाख तक पहुंच गई है। तो पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह और पैरालंपियन जावलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझड़िया को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। झाझड़िया ने 2016 रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं सरदार सिंह के नेतृत्व में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 2 रजत पदक जीते। इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार के लिए 17 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया गया। इनमें क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और हरमनप्रीत कौर का नाम भी शामिल है। पुलवामा में 1 अगस्त को जब लश्कर आतंकी अबू दुजाना को सेना ने घेरा तो उसको सरेंडर करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर से पहले फौजी अफसर से बातचीत में दुजाना ने माना कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन सरेंडर करने से इनकार उसने किया। उससे बार बार ये अपील भी की गई। ये बात उस आखिरी बातचीत से सामने आई है जो मारे जाने से पहले अबू दुजाना ने सेना के एक मेजर से की है। मंगलवार सुबह इस घर पर घेराबंदी के बाद सेना ने लश्कर आतंकी अबू दुजाना से सरेंडर करने को कहा। सेना के एक मेजर से अबू दुजाना की इस बातचीत का एक लंबा हिस्सा एनडीटीवी इंडिया के पास है। हेलो दुजाना, क्या हाल है? हाँ क्या हाल है? हमारे हाल तो छोड़ तू क्यों सरेंडर क्यों नहीं करता? कहाँ करूँगा सरेंडर है दोस्त? क्यों भाई? 10 निकले शहीद होने के लिए। अरे यार आज ही मरना करके मरना। अरे ठीक है, वो जो निकले थे तो निकले थे, तेरे को तो पता है ना अभी क्या है, सब खराब है, ये गेम है सब। मैं क्या करूँ, मुझको गेम खेलना चला, मुझे अपना रास्ता लेना देना है। मेजर ने दुजाना को उसके परिवार का भी हवाला दिया। सीमा पार बैठे उसके माता पिता और यहाँ उसकी बीवी सबकी याद दिलाई। यार सुन मेरी बात भाई, तूने शादी की है उससे यार, लड़की से? मैंने कोई शादी बात नहीं की, सब झूठ है, एक मतलब प्रोपेगेंडा है। शादी बात मुझे किसी को कोई शादी बात नहीं की। तेरे को था उसे तू करना, तू अपनी सोच यार, तू तेरे माँ बाप है बाहर यार। माँ बाप मुझे उस दिन मर गया जिस दिन उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, तू नहीं मरा उनके लिए। मैं तू तैयार हो, मैं करवाऊंगा, मैं कब बोल रहा हूँ। इस बातचीत में मेजर ने यह भी कहा कि वो जो कर रहा है वो जिहाद नहीं है। ये बात उसे दूसरों को भी समझानी चाहिए। तो फिर देख, तुझे तो पता है कि ये जिहाद नहीं है। लोग निकले जिहाद के लिए, पर ये जिहाद नहीं है ना यार। चलो यार क्या करेंगे। तो फिर देख, फिर तुम निकलो यार, तुम ही लोगों को समझाओगे तभी तो खून खराबा कम होगा। तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर कौन मानेगा यार यहाँ पे। पता मैंने कैसे खून खराबा की नहीं कर, इसमें क्या है। देख वही मुझे जानते हैं, वो उनको पता ही है। मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से पता है। पर तू जब देख तू खड़ा होगा, तू बताएगा यार, तू मेन कमांडर है बड़ा, बताएगा तो ये चीज है, चीजें सामने होंगी यार लोगों के। यहाँ तो कश्मीरी मरते रहेंगे यार। लेकिन ये कोशिश आखिरकार नाकाम रही। अबू दुजाना मारा गया, लेकिन ये बातचीत बताती है कि फौज किसी कार्रवाई से पहले अपनी ओर से सरेंडर कराने की कितनी कोशिश करती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सर, एक टेप आया है अबू दुजाना का जिसमें एक कॉन्वर्सेशन चल रही है एक ऑफिसर और उसके बीच दुजाना के मारे जाने से पहले। तो इस टेप से क्या क्या ये किस तरह से ये हुआ, ये एनकाउंटर, और उसको क्या एक मौका दिया गया था कि वो सरेंडर किया?
हाँ, जैसे आप देखें, ये सिर्फ दुजाना के साथ नहीं, हम कई और जो टेररिस्ट जब भी फंस जाते हैं तो उनको भी हम हमेशा मौका देते हैं, बिकॉज दिस आर द इथॉस एंड नॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी टू मीट दिस टेररिस्ट और दिस मिसगाइडेड यूथ। इनके साथ जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है वो दिखानी है। तो उस अप्रोच के साथ ही दुजाना के साथ भी हमने ये कार्रवाई करी थी। उसको काफ़ी मौके दिए हमने, कई बार आपने सुना होगा उसमें कंपनी कमांडर ने उसको बोला है कि आप सरेंडर कर जाएं और हमारी सेफ कस्टडी में आ जाए, हमारी और पुलिस की सेफ कस्टडी में आ जाए, लेकिन वो नहीं माना इस। तो बड़ी इनफॉर्मल सी कन्वर्सेशन लग रही है जब वो सुनते हैं। बिल्कुल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। अगर आप देखें कि वो बोलता भी है, हमारा कंपनी कमांडर उसको बोलता है कि क्या आपने मेरे को कभी देखा है, तो वो बोलता है हाँ जनाब मैंने आपको देखा है कई बार। तो बड़ी इनफॉर्मल का, जैसे दोस्तों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो होती है। तो इसीलिए कंपनी कमांडर जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच थी उसके द्वारा अगर आप देखेंगे कई बार उसने उसको सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं माना इस सरेंडर के। उसने ये भी बोला कि पार उसके जो घर वाले हैं वो तो उसी दिन मर गए जिस दिन वो घर छोड़ गया। बिल्कुल उसने ये जरूर बोला है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें फिर कंपनी कमांडर ने भी ये बोला है कि आपके लिए आपके माँ बाप मर गए, लेकिन आपके माँ बाप के लिए आप जिंदा हैं तो वापस लौट आइए। तो ये भी बात है। ये भी तो बोला कि ये जिहाद नहीं है, आपको भी पता है। तो और ये एक गेम है, उसने कहा है तो गेम है। एक बड़ा अजीब सा जवाब। बिल्कुल ये बड़ा अजीब सा जवाब था। मतलब अजीब सा जवाब इसलिए क्योंकि जो कंपनी कमांडर ने जब उसको बताया कि ये बड़ा गेम प्लान है, आप इतने टाइम से समझ गए होंगे ये, क्योंकि जिहाद के नाम पर आप यहाँ पर आए थे एलसी क्रॉस करके, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ अमन और शांति चाहिए लोगों को और वो उनको मिल रही है। यहाँ कोई जुल्म नहीं हो रहा है किसी के ऊपर, कोई आर्म फोर्सेस जुल्म नहीं कर रही है, कोई आचार वायलेशन नहीं हो रहा। तो ये आपने देखा है। तो आप एक कठपुतली की तरह उनके अपने एडवर्सरीज के हाथों में आप काम कर रहे हो इस तरीके से। तो ये उसने भी समझा है, ये वो भी समझ गया है यहाँ पर रह करके इतने टाइम से हमारे देश में। तो लेकिन उसका जो जवाब था, उसने जिस तरीके से बोला, दबी हुई आवाज में बोला कि हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से सहमत था कि हाँ हम एक कठपुतली हैं अपने एडवर्सरी के हाथों में। तो इस बातचीत से सामने ये बात आ रही है कि अबू दुजाना पाकिस्तान का रहने वाला था और उसको एनकाउंटर से पहले सरेंडर करने का मौका भी दिया गया था। उधर कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक और कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ शोपियां में आतंकी हमले में सेना के एक मेजर समेत एक जवान शहीद हो गए। सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था। शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक तलाशी दल पर यह हमला हुआ था। दक्षिण कश्मीर में 2 मुठभेड़, एक में 2 आतंकी मारे गए और दूसरे में एक मेजर और एक जवान शहीद हुए। कुलगाम में पक्की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी अकीब और सुहेल था, जो कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। Really great achievement, I would say. ये एक शानदार उपलब्धि है। इस एनकाउंटर में ना तो किसी नागरिक को नुकसान पहुंचा और ना ही सुरक्षा बल को। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। Sense of security prevails among the masses in the area. लेकिन कुलगाम के सटे शोपियां में सेना को झटका लगा है। जोईपुरा में कार्रवाई करने जा रही सेना पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में मेजर कमलेश पांडे और तेजिन छुलटिम शहीद हो गए। हमले में एक और जवान घायल भी हुआ। We had one fatal casualty right on the spot. One jawan was martyred in that initial. आतंकियों की शुरुआती गोलीबारी में मौके पर हमारा एक जवान शहीद हो गया। एक मेजर को भी गंभीर चोट आई थी, उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। Critical injuries there. He was shifted to the hospital, but unfortunately, he's come to the injuries. एक अनुमान के मुताबिक अभी दक्षिण कश्मीर में 100 के करीब आतंकी सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों की कोशिश है जल्द ही इनका सफाया किया जा सके। बीते 7 महीनों में करीब 120 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों के टॉप कमांडर भी एक-एक कर मारे जा रहे हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर पाकिस्तान
से आर्थिक मदद से जम्मू कश्मीर में हिंसा और तोड़फोड़ को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार 7 हुर्रियत नेताओं से पूछताछ में एनआईए को काफी जानकारी हासिल हुई है। ये बात भी सामने आ रही है कि नरमपंथी माने जाने वाले मीरवाइज उमर फारूक से भी आतंकी संगठनों के रिश्ते थे। हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाउद्दीन के साथ खड़ा ये शख्स शाहिद उल इस्लाम मीरवाइज उमर फारूक का राजनीतिक सलाहकार है। उनके सबसे करीबी लोगों में से एक शाहिद उल इस्लाम आजकल एनआईए की गिरफ्त में है। एनआईए की माने तो हुर्रियत के नरमपंथी धड़े के इस नेता के घर में से उन्हें घाटी में सक्रिय आतंकियों की लिस्ट भी मिली है और लश्कर की चिट्ठियां भी। एनडीटीवी इंडिया के पास भी ये लिस्ट है जिसमें ये दर्ज है कि किस किस इलाके में कितने पाकिस्तानी और कितने लोकल आतंकी सक्रिय हैं, कौन सा आतंकी किस तंजीम का है और किस हैसियत का। लिस्ट में लश्कर के 82 आतंकियों के नाम हैं और ये भी जिक्र है कि उनको किन इलाकों में काम करना है। शाहिद उल इस्लाम 1990 के दशक में हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान में उसने भी ट्रेनिंग हासिल की थी। उसका लॉन्चिंग कमांडर भी वो रह चुका है। भारत वापस आने के बाद वो मीरवाइज उमर फारूक के साथ जुड़ा रहा। एनआईए की माने तो शाहिद से मिली जानकारी बताती है कि नरमपंथियों के रिश्ते भी सीधे आतंकियों से जुड़ते हैं। एनआईए अब मीरवाइज उमर फारूक से भी जल्द पूछताछ करेगा। जांच में जिसका भी कोई कनेक्शन आया है इस टेरर फंडिंग से रिलेटेड, जो भी लोग जिनके भी नाम सामने आएंगे, जिनके खिलाफ कोई सबूत आएगा, उन सभी लोगों को बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी। एनआईए ने जिस दिन से हुर्रियत के नेताओं की गिरफ्तारी और पूछताछ शुरू की है, उस दिन से घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं घट गई हैं। शुक्रवार को एनआईए सब गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखने को मिल रहा था कि घाटी में अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है और उन्हीं का फरमान वहां पर चल रहा है। लेकिन अब एनआईए की गिरफ्तारियों के बाद ये सिलसिला टूटा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एनआईए इतने पुख्ता सबूत इकट्ठा कर पाएगी कि इनके खिलाफ वो एक अच्छा पक्का केस बना पाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नोटा पर रोक नहीं। 8 अगस्त को होने वाले गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात कांग्रेस की याचिका पर नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनकार कर दिया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन पहला झटका कांग्रेस को लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को होने वाले चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ये सुनवाई करता रहेगा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल संवैधानिक है या नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस पर सवाल भी उठाए। कहा, चुनाव आयोग ने जनवरी 2014 में नोटिफिकेशन जारी किया और अब अगस्त 2017 चल रहा है। इस बीच राज्यसभा के चुनाव हुए, लेकिन आपने कभी इसे चुनौती नहीं दी। आज आप नोटा को इसलिए चुनौती दे रहे हैं क्योंकि ये आपको सूट नहीं कर रहा। चुनाव आयोग ने 14 जुलाई को चुनाव नोटिफिकेशन जारी किया था, तब भी आपने चुनौती नहीं दी। अब चुनाव आ गए हैं तो आप चुनौती दे रहे हैं। आप तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक आप प्रभावित ना हो रहे हों। इनकी सरकार के समय में नोटा लागू हुआ। कौन नोटा के लागू होने के बाद खुद स्वयं कपिल सिब्बल जी चुनकर आए, तो कपिल सिब्बल जी को अपनी सार्वजनिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि उनको उस समय ध्यान क्यों नहीं आया जब उनका राज्यसभा का चुनाव चल रहा है। तो इसका मतलब कि ये नोटा का वहीं कांग्रेस भी पलटवार करती दिखी। ये तो मान लिया ना भूपेंद्र यादव जी ने कि अगर नोटा का इस्तेमाल हुआ, हराने के लिए इस्तेमाल होगा ना, तो इसलिए ये नोटा चाहते हैं। पर इनकी पार्टी ने तो कल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये नोटा के खिलाफ हैं। तो क्या भूपेंद्र यादव जी एक व्यक्तिगत रूप में बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, या पार्टी की तरफ से बयान दे रहे हैं? कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी मामले को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। जो इन चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, उसमें तो नोटा आ ही नहीं सकता। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने गलती की है इसको इसमें डाल के, इस प्रोविजन को। राज्यसभा का चुनाव जो है वहाँ खुली वोटिंग होती है
खुली वोटिंग में सदस्य के लिए बाइंडिंग है कि व्हिप माने नहीं मानेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो जब खुली वोटिंग हो रही तो फिर नोटा का प्रश्न कहाँ पर से पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट 13 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा बना रहेगा, लेकिन ये मुद्दा आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। इस पर राजनीतिक बहस भी चलती रहेगी और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दांवपेच भी। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर और मदन लाल के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। हिमांशु, नोटा का विकल्प रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस पर अपना एतराज जता चुकी हैं। लेकिन राज्यसभा चुनावों में अब नोटा का इस्तेमाल होगा। संसद में उठे सवालों का ऐसे में अब क्या होने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिल्कुल साफ है कि गुजरात में जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें नोटा का इस्तेमाल होगा। और इसके इस्तेमाल को लेकर जो आशंकाएं थीं, जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे, अब उन सवालों से निपटने की तैयारी कांग्रेस को खुद करनी होगी और मुश्किलें बीजेपी की भी बढ़ सकती हैं। आज पाटीदार आंदोलन से जुड़े जो नेता हैं हार्दिक पटेल, और उन्होंने प्रदर्शन किया, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने अपील की है जो बीजेपी के 22 पटेल विधायक हैं कि वो भी राज्यसभा चुनावों के दौरान नोटा का इस्तेमाल करने के बारे में विचार करें या फिर एब्सटेन करें इन चुनावों में। तो निश्चित तौर पर सिरदर्द बढ़ सकती है बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी, नोटा के इस्तेमाल को लेकर। लेकिन एक सवाल आज सिद्धांत का भी उठा है। राज्यसभा में जब इस मामले पर चर्चा हुई थी उसके बाद आज राजीव शुक्ला और नरेश अग्रवाल दोनों ने कहा है कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान जो सवाल उठाए गए थे राजनीतिक दलों की तरफ से वो अब भी वैलिड हैं। चुनाव आयोग को उनकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए। राजीव शुक्ला ने कहा कि जो चुनाव हैं जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जिस पर लागू होता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए या फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए जो चुनाव होते हैं, जहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया जाता है, वहां पर नोटा का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग को नए सिरे से अपने नोटिफिकेशन पर विचार करना चाहिए। तो ये सिद्धांत का एक सवाल आज विपक्ष की तरफ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठाया है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सावधान रहना होगा। शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। शुक्रिया। और आज नेशनल रिपोर्टर में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।